सुप्रभात बच्चों, मैं आपके हिंदी विषय की टीचर सुषमा सोलंकी सुनीता ग्लोबल स्कूल से। हम आज पढ़ेंगे कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज इसका गद्य भाग में चैप्टर 7। क्षितिज बुक है आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज। उसके 2 भाग है, गद्य खंड और काव्य खंड। तो गद्य भाग का पाठ 7 जिसका नाम है मेरे बचपन के दिन। पाठ का नाम क्या है? मेरे बचपन के दिन, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। तो बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले लेखिका महादेवी वर्मा, इनका जीवन परिचय देख लेते हैं अपन। महादेवी वर्मा का जन्म, पाठ शुरू करते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। फर्रुखाबाद शहर में उनका जन्म हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई। और शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई इनकी? प्रयाग में। प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य पद लंबे समय तक कार्य करते हुए उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफी प्रयत्न किए। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए बहुत से प्रयत्न किए। प्रयत्न करते हुए उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए प्रयत्न किए और सन 1987 में उनका देहांत हो गया। महादेवी जी छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक थी। निहार, उनके लिखे गए काव्य कौन कौन से? निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा उनके प्रमुख काव्य संग्रह है। उनके द्वारा लिखे गए काव्य है ये। कविता के साथ साथ उन्होंने सशक्त गद्य रचनाएं भी लिखी है। उन्होंने गद्य रचनाएं भी लिखी, कविताएं तो उन्होंने लिखी है। कौन से? निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा। कविता के साथ साथ उन्होंने सशक्त अच्छी गद्य रचनाएं भी लिखी है, जिनमें रेखा चित्र तथा संस्मरण प्रमुख है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां उनकी महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं हैं। जो गद्य में उन्होंने लिखी है ये रचनाएं हैं उनकी। कौन सी? अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं नाम है उनका। ये जो उन्होंने रचनाएं लिखी है गद्य खंड में, वो पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां उनकी महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं। महादेवी वर्मा को साहित्य अकादमी एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनको पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। कौन सा? साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। उन्हें पद्म भूषण भी मिल चुका है। आगे, महादेवी वर्मा की साहित्य साधना के पीछे एक और आजादी के आंदोलन की प्रेरणा है। आजादी के आंदोलन को देख के वो सीखी। तो दूसरी ओर भारतीय समाज में स्त्री जीवन की वास्तविक स्थिति का बोध भी है। हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण एवं रेखा चित्र को बुलंदियों तक पहुंचाने का श्रेय महादेवी जी को जाता है। उनके संस्मरणों और रेखा चित्रों में शोषित पीड़ित लोगों के प्रति ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी आत्मीयता और अक्षय करुणा प्रकट हुई है। पशु पक्षियों के लिए भी उनके मन में करुणा का भाव था। उनका भी उन्होंने प्रकट किया है पाठ में। उनकी भाषा शैली सरल एवं स्पष्ट है तथा शब्द चयन प्रभावपूर्ण चित्रात्मक है। अब पाठ में बच्चों क्या क्या आया है महादेवी वर्मा जी के बारे में, उन्होंने बचपन में क्या क्या किया, उनकी घटनाएं, जो भी उनके बचपन के दिन बीते उनके बारे में उन्होंने क्या क्या बताया, वो चैप्टर में आया, जिसके बारे में छोटे सारांश के रूप में बताया गया है। मेरे बचपन के दिन में महादेवी जी ने अपने बचपन के उन दिनों की स्मृति के सहारे लिखा है जब वे विद्यालय में पढ़ रही थी। उन दिनों की बातें इसमें चैप्टर में बताई गई है। इस अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये कि समाज में लड़कियों के प्रति कैसी सोच है, विद्यालय की सहपाठियों, छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का बहुत ही सजीव वर्णन है। इसमें क्या सामाजिक रवैये, जो समाज में लड़कियों के प्रति जो लोगों की सोच है उसके बारे में बताया गया है। उनकी सहेलियां कौन कौन साथ में पढ़ रही थी, छात्रावास का जीवन काल उनका कैसा बीता, आंदोलन का भी सजीव वर्णन है इस चैप्टर में। तो वो तो चलते हैं पाठ की ओर। पाठ का नाम जिसका है, नाम क्या है? मेरे बचपन के दिन।
लिखा गया है महादेवी वर्मा के द्वारा। लेखिका है इस चैप्टर की वो। शुरू करते हैं चैप्टर। बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। बचपन की यादें हैं, उनमें एक आकर्षण होता है। उनको कभी भी लोग याद करके सोचते हैं, आकर्षण होता है, खिंचाव होता है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा। परिस्थितियां बहुत जल्द बदल जाती है। ऐसा लगता है सपने में अपन परिस्थितियां इतनी जल्दबाजी से बदलती है, फटाफट बदलती है, पता ही नहीं चलता। अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। कौन? लेखिका। लेखिका कौन? महादेवी वर्मा। वो अपने बारे में बता रही है। मेरे परिवार में प्राय 200 वर्ष तक कोई लड़की थी ही नहीं। 200 वर्ष तक उनके परिवार में कोई कन्या हुई ही नहीं। सुना है उनके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परमधाम भेज देते थे। परमधाम यानी उनको मार देते थे, भगवान को पास भेज देते थे। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। पहले लड़कियों के साथ वो ऐसे करते थे, तो फिर उनको लड़कियां नसीब नहीं हुई। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की, दुर्गा माता की पूजा की। हमारी कुल देवी दुर्गा थी, पूजा उसकी होती है, कुल देवी की पूजा की। फिर उन्होंने फिर क्या, मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई। इतने सालों बाद लड़की हुई है परिवार में, तो उसकी खातिर तो रखेंगे ही। और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे। पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी। हिंदी का कोई वातावरण ही नहीं था। अब सब परिवार में क्या, बाबा तो फारसी और उर्दू जानते थे, पिताजी ने अंग्रेजी पढ़ी थी। हिंदी का कोई वातावरण, हिंदी कोई जानता ही नहीं था परिवार में। मेरी माता जबलपुर से आई, तब वे अपने साथ हिंदी लाई। अब हिंदी पहले कोई नहीं जानता था। जब उनकी मम्मी, उनकी माताजी जो जबलपुर से आई हुई थी, तो वे आई तब हिंदी का चलन हुआ परिवार में। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी। कौन? उनकी माताजी, लेखिका की। पहल उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। बाबा कहते थे इसको हम विदुषी बनाएंगे, यानी उसको विद्वान बनाएंगे। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा था। इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ा मैंने, संस्कृत भी पढ़ी। ये अवश्य चाहते हैं कि मैं उर्दू फारसी सीख लूं, लेकिन वह मेरे वश की नहीं थी। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन मैं चारपाई के नीचे जा छिपी। मौलवी साहब को देख के वो चारपाई के नीचे जाके छुप गई लेखिका। तब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने के लिए। माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी। लेखिका की माँ संस्कृत की ज्ञाता भी थी थोड़ी बहुत। गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। संस्कृत की ज्ञाता थी तो गीता में तो उनको विशेष रुचि होगी। गीता में ज्यादातर संस्कृत भाषा आई है। पूजा पाठ के समय मैं भी बैठ जाती और संस्कृत सुनती थी। माँ जब पूजा पाठ करती थी तो लेखिका भी, महादेवी वर्मा भी बैठ जाती, छोटी थी तब, और वो भी संस्कृत सुनती थी। उसके उपरांत उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया यानी कि एडमिशन करवा दिया उनका। कहाँ? मिशन स्कूल में। मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था, प्रार्थना दूसरी थी। घर में तो माँ गीता का पाठ करती थी। मिशन स्कूल में तो वातावरण दूसरा ही था, प्रार्थना भी दूसरी होती थी वहां पे। तो उसका मेरा मन नहीं लगा। किसका? लेखिका का फिर वहां मन ही नहीं लगा, वहां जाना बंद कर दिया। जाने में रोने धोने लगी। अब जाने का मन नहीं था तो वो रोने धोने का नाटक करती थी फिर रोज। तब उन्होंने मुझको क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज में भेजा। फिर उन्होंने उसको, उसके माता पिता ने, लेखिका के माता पिता ने उसको गर्ल्स कॉलेज भेजा, जहां मैं 5वें दर्जे में भर्ती हुई। 5वें दर्जे में यानी 5th क्लास में उसका एडमिशन हुआ। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था उस समय। गर्ल्स कॉलेज का वातावरण बहुत अच्छा था उस समय। हिंदू लड़कियां भी थी, ईसाई लड़कियां भी थी। हम लोगों का एक ही मैस था। अब मैस क्या है? जहाँ खाना खाया जाता है मैस, वही बोलते हैं, उसी को बोलते हैं खाना। सब एक साथ लड़कियां बैठ के खाती थी मैस में। उस मैस में प्याज तक नहीं बनता था। प्याज नहीं बनता था मैस में। वहां छात्रावास के एक कमरे में हम 4 छात्राएं रहती थी। छात्रावास में वो रहती थी तो
एक साथ में कितनी 4 छात्राएं वो साथ में रहती थी। उनमें पहली साथी सुभद्रा कुमारी थी। पहली सहेली लेखिका की कौन थी? सुभद्रा कुमारी। पहली सहेली उसकी सुभद्रा कुमारी। 7वें दर्जे में वे मुझसे 2 साल सीनियर थी। वो 5th में थी तो ये 7th में थी। 2 साल सीनियर थी उससे, बड़ी ऊंची क्लास में। वे कविता लिखती थी। कौन? सुभद्रा कुमारी। और मैं भी बचपन से तुक मिलाती आई हूँ। अब वो कविता लिखती थी तो मैं भी उसको थोड़ा बहुत देख के बना लेती थी कविताएं। बचपन में माँ लिखती थी, पद भी गाती थी। मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी। सवेरे जागिए कृपा निधान पंछी न बोले, यही सुना जाता था घर पे। मम्मी अपनी माँ से वो यही सुनती थी। माँ क्या गाती थी? प्रभाती भी गाती थी। शाम को मीरा का कोई पद गाती थी। सुन सुनकर मैंने ब्रज भाषा में लिखना आरंभ किया। वो सुभद्रा कुमारी के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे। शाम को मीरा का कोई पद गाती थी। सुन सुनकर मैंने भी ब्रज भाषा में लिखना आरंभ कर दिया। यहाँ आकर देखा कि सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती थी। बोली की भी कोई खड़ी बोली, इसके रूप में वो लिखती थी। मैं भी वैसा ही लिखने लगी। जैसे वो खड़ी बोली में लिखती थी सुभद्रा कुमारी, वैसे ही लेखिका भी लिखने लगी। लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थी, प्रतिष्ठित हो चुकी थी, यानी वो फेमस हो चुकी थी। उनसे छिपा छिपा कर लिखती थी मैं। वो तो फेमस थी तो उनसे उसको थोड़ा लिखने में शर्म आती थी, उनसे उनके आगे कि वो तो इतनी फेमस है, तो छुप छुप के लिखती थी, छुपा छुपा के। सीखा कहाँ से? उसी से सीखा उसने। एक दिन उन्होंने कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो? किसने कहा? सुभद्रा कुमारी ने, कि तुम कविता लिखती हो? तो मैंने डर के मारे कहा नहीं, और महादेवी वर्मा ने डर के मारे घबराहट में कह दिया नहीं। अंत में उन्होंने मेरी डेस्क की किताबों की तलाशी ली और बहुत सा निकल पड़ा उसमें से, कि बहुत सी कविताएं वगैरह निकल पड़ी होंगी। तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं, ऐसे उन्होंने एक हाथ में कागज लिए और एक हाथ से मुझको पकड़ा। पूरे हॉस्टल में दिखाई कि ये कविता लिखती है, ये कविता लिखती है। पूरे हॉस्टल में उसने उसको घुमा के दिखाया सबको कि देखो ये भी कविता लिखती है। फिर हम दोनों की मित्रता हो गई। अब वो दोनों आपस में पक्की मित्र बन गई, आपस में फ्रेंड्स बन गए दोनों। पहले भी थे यूं तो, पर और अच्छी मित्रता हो गई उनमें। क्रास्थवेट में एक पेड़ की डाल नीचे थी। उस डाल पर हम लोग बैठ जाते थे। कौन? दोनों सहेलियां, सुभद्रा कुमारी और महादेवी वर्मा। जब और लड़कियां खेलती थी तब हम दूसरी लड़कियां जब खेलती थी तब हम लोग तुक मिलाते थे कविताएं लिखने का। एक दूसरे से बात करते करते कविताएं लिख रही थी पास में बैठ के वो। उस समय एक पत्रिका निकलती थी, स्त्री दर्पण। पत्रिका का नाम क्या था? स्त्री दर्पण। उसी में भेज देते थे। अब वो कविताएं जो लिखती थी, जो भी वो रचनाएं वगैरह लिखती थी, तो वो उसमें भेज देते थे पत्रिका में, स्त्री दर्पण में। अपनी तुकबंदी छप भी जाती थी। अब उनकी जो तुकबंदी थी, मिली जुली थोड़ी बहुत कविताएं वगैरह लिखी हुई, वो छप भी जाती थी न्यूज़पेपर में। फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे तो हम लोग भी उनमें जाने लगे। अब कवि सम्मेलन भी होते थे उस टाइम, तो उनमें भी वो दोनों जाती थी। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। हिंदी का उस समय बहुत ज्यादा प्रचार हो रहा था, ज्यादा लोग अपनाते थे हिंदी को। मैं सन 1917 में यहाँ आई थी। 1917 में यहाँ आई थी। उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया। मैं 1917 में यहाँ आई थी, उसके बाद गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया। जहां तहां हिंदी का भी प्रचार चलता था। कवि सम्मेलन होते थे तो क्रास्थवेट से मैडम हमको साथ लेकर जाती थी। हम कविता सुनाते थे। वहां से हमको हमारे गर्ल्स स्कूल से मैडम हमको साथ में ले जाती थी, तो हम भी कविता सुनाते थे। कभी हरिओत जी के अध्यक्ष होते, कभी हरिओत जी वहां पे सम्मेलन में अध्यक्ष होते, तो कभी श्रीधर पाठक होते थे, कभी रत्नाकर जी होते थे, तो कभी कोई होता था। कब हमारा नाम पुकारा जाए, बेचैनी से सुनते रहते थे हम लोग कि हमारा नाम कब पुकारा जाएगा।
मुझको प्राय प्रथम पुरस्कार मिलता था। किसको? लेखिका को। लेखिका महादेवी वर्मा जी, उनको प्रथम पुरस्कार, फर्स्ट प्राइज मिलता था। 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे उसमें, यानी कि 100 से ज्यादा ही मिले उनको पुरस्कार। एक बार की घटना याद आती है, वो अपनी कोई बचपन की घटना बता रही है। कौन? लेखिका। एक बार की घटना याद आती है कि एक कविता पर मुझे चांदी का एक कटोरा मिला। किसको? लेखिका को। चांदी का एक कटोरा, बड़ा नक्काशीदार, सुंदर, उस पे बिल्कुल बारीकी से काम किया गया था, चांदी का बना था वो और बड़ा सुंदर था। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी। कहाँ? वहां सम्मेलन में, वहां नहीं गई होगी वो। तो सुभद्रा प्राय नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में। मैंने उनसे आकर कहा, देखो यह मिला। तो सुभद्रा कुमारी उस दिन शायद नहीं गई कवि सम्मेलन में, तो कटोरा उसको मिला, महादेवी वर्मा को। और आकर उसने उसको बताया कि देखो मुझे चांदी का कटोरा मिला इनाम में। सुभद्रा ने कहा, ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। कौन बोली? सुभद्रा बोली कि तुम एक दिन खीर बनाओ और इस कटोरे में मुझे खिलाओ। कैसा कटोरा था? चांदी का, जिसपे नक्काशी और सुंदर कारीगरी से काम किया गया था। उसी बीच आनंद भवन में बापू आए। आनंद भवन में उसी बीच बापू आ गए। हम लोग तब अपने जेब खर्च में से हमेशा एक एक दो दो आने देश के लिए बचाते थे। आपके जेब खर्च में से लेखिका एक एक दो दो आने बचाती थी, और जब बापू आते थे तो वह पैसा उन्हें दे देते थे। जो बचाते थे अपने जेब खर्च से, वो बापू को देती थी। फिर उस दिन जब बापू के पास मैं गई तो अपना कटोरा भी लेती गई साथ में। फिर मैंने निकाल कर बापू को दिखाया, क्या कटोरा दिखाया। फिर मैंने कहा, कविता सुनाने पर मुझको यह कटोरा मिला है। लेखिका ने बापू से कहा कि मैंने कविता सुनाई, उसके बदले मुझको इनाम रूपी एक पुरस्कार रूपी एक कटोरा मिला है। तो बापू क्या कहने लगे, अच्छा दिखा तो मुझको, कि मुझे दिखा तो कटोरा कैसा है। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर बोले, तू देती है इसे? वो बोले, तू ये मुझे देगी? अब मैं क्या करती? मैंने दे दिया और लौट आई। अब लेखिका, बापू ने मांगा तो वो क्या करती? उसने वो मना नहीं कर पाई, उसने कटोरा बापू को दे दिया और घर लौट वापस आ गई। दुख यह हुआ कि कटोरा लेकर कहते, कविता क्या है, पर उन्होंने ऐसा कहा ही नहीं कटोरा लेकर। पर कविता सुनाने को उन्होंने नहीं कहा। कविता क्या है ऐसा ही बोला, कविता सुनाने को उन्होंने नहीं कहा। लौट कर अब मैंने सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया। सुभद्रा कुमारी को उन्होंने बोला कि कटोरा तो चला गया, क्यों? गांधी जी ने ले लिया उनसे। सुभद्रा जी ने कहा, और जाओ दिखाने। क्या? और जाओ दिखाने। ले लिया अब उन्होंने तुमसे। फिर बोली, देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी ही होगी। अब तुम चाहे पीतल की कटोरी में खिलाओ या चाहे फूल के कटोरे में। फिर भी मुझे मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी कि पुरस्कार में मिला, अपना कटोरा मैंने बापू को दे दिया। लेखिका मन ही मन खुश हो रही थी कि मुझे जो पुरस्कार में इनाम रूपी जो कटोरा मिला, मैंने वो बापू को दे दिया। बापू ने मेरा कटोरा लिया। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गई। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर फिर चली गई। उनकी साथी, उनकी सहेली थी जो, तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जैबुनिसा हमारे कमरे में आकर रही। हमारे मराठी लड़की थी जिसका नाम क्या था? जैबुनिसा। वो लेखिका के कमरे में साथ रहने लगी। वह कोल्हापुर से आई थी। जैबुन मेरा बहुत सा काम कर देती थी। जैबुनिसा, उसको जैबुन बोलती थी कि वो मेरा बहुत सा काम कर देती थी। वो मेरी डेस्क साफ कर देती थी, किताबें ठीक से रख देती थी, और इस तरह मुझे कविता के लिए कुछ और अवकाश मिल जाता था। जैबुन मराठी शब्दों में मिली जुली हिंदी बोलती थी। वो हिंदी बोलती थी, मराठी शब्द भी उसमें शामिल होते थे। मैं भी उससे कुछ कुछ मराठी सीखने लगी। कौन? लेखिका। वहां एक उस्ताद जी थी, वह एक उस्तानी जी थी, जीनत बेगम। वहां कहाँ? छात्रावास में उस्तानी जी भी थी, जीनत बेगम, जिनका नाम क्या था? जीनत बेगम। जैबुन जब इकड़े तिकड़े या ले लोकर लोकर जैसे मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती तो उस्तानी जी से टोके बिना न रहा जाता। वाह, देसी कौवा मराठी बोली की। क्या देसी कौवा है, पर मराठी बोली है इसकी।
जैबुन कहती थी, नहीं उस्तानी जी, यह मराठी कौवा मराठी बोलता है। जैबुन मराठी महिलाओं की तरह किनारीदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहनती थी। कहती थी, हम मराठी हूं तो मराठी बोलेंगे। जैबुन बोलती थी ऐसे। उसकी जो सहेली थी, उसके साथ आकर रहने लगी वो लड़की। उस समय यह देखा मैंने कि सांप्रदायिकता नहीं थी, यानी किसी में भेदभाव नहीं था। जो अवध की लड़कियां थी वे आपस में अवधी बोलती थी, बुंदेलखंड की आती थी वे बुंदेली में बोलती थी, और कोई अंतर नहीं आता था। और हम पढ़ते हिंदी थे। उर्दू में भी हमको पढ़ाई उर्दू उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में हम अपनी भाषा में ही बोलती थी। बातें वो अपनी भाषा में ही करती थी आपस में। सब तरह की बोली के लोग वहां आते थे छात्रावास में। लड़कियां सब तरह की अलग अलग प्रांत से आती थी, वो अपनी अपनी बोली में बात करती थी। यह बहुत बड़ी बात थी। हम एक मैस में खाते थे। उनके लिए और भी बड़ी बात है कि वो एक ही मैस में खाना खाते थे, साथ में एक प्रार्थना में खड़े होते थे। प्रार्थना भी उनकी साथ में होती थी। कोई विवाद नहीं होता था, कोई झगड़ा नहीं होता था उनमें। मैं जब विद्यापीठ आई तब तक मेरे बचपन का वही क्रम चला जो आज तक चलता आ रहा है। जब वो विद्यापीठ आई तब बचपन का वही क्रम जो आज तक चला आ रहा था वही चलता आ रहा है। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते रहते हैं। संस्कार भी कभी कभी ऐसे होते हैं कि जब तक बड़े होते हैं तब तक वो संस्कार हमारे साथ चलते हैं, हम उनको नहीं छोड़ते। बचपन का एक और भी संस्कार था कि जब हम जहाँ रहते थे वहां जवारा के नवाब रहते थे। अब एक और संस्कार क्या बताएगा, देखो एक और कहानी किस्सा इसमें एक और बात बताई गई है कि जहाँ वो लेखिका रहती थी वहां जवारा के नवाब रहते थे। उनकी नवाबी छिन गई थी, नवाब से उनकी नवाबी छीन ली गई थी। वे बेचारे एक बंगले में रहते थे। उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे। जहाँ वो बंगले में रहते थे उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे। बेगम साहिबा कहती थी, हमको ताई कहो। बेगम साहिबा क्या कहती थी, नवाब की बीवी, कि हमको तुम ताई कहा करो। हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। उनके बच्चे हमारी माँ को चची जान कहते थे। वो बच्चे उनके नवाब साहब के लेखिका की माँ को चची जान कहते थे। हमारे जन्मदिन वहां मनाए जाते थे, उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाते थे। इतना उनमें मेल मिलाप था कि इनका बर्थडे वो मनाते और उनका बर्थडे बच्चों का ये मनाते। उनका एक लड़का था, किनका, नवाब साहब का। उसको राखी बांधने के लिए वे कहती थी कि मैं इसको राखी बांधूंगी, इसे भैया बनाऊंगी। बहनों को राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे से उसको पानी भी नहीं देती थी। कहती थी राखी के दिन बहनें राखी बांध जाए तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए। वो उसकी माँ उसको पानी तक भी नहीं देती थी कि पहले बहन आके राखी बांधेगी तब तुम कुछ खाओगे या पियोगे, तब तुम निराहार बिना आहार के रहोगे। बार बार कहलाती थी, भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए। वो बार बार में कहलाती थी कि मेरा भाई तो भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए। फिर हम लोग जाते थे, हमको लहरिये या कुछ मिलते थे। अब लहरिये कपड़ा, कोई चुन्नी सूट वगैरह उनको दिया जाता था। भैया अपनी तरफ से उपहार स्वरूप बहन को देता था। इसी तरह मुहर्रम में हरे कपड़े उनके बनते थे। मुहर्रम में वो हरे कपड़े पहनते थे तो हमारे भी बनते थे। मुहर्रम अब वो मनाते थे तो ये भी हरे कपड़े पहनते थे, उस टाइम वो पहनते थे जैसे। फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ वहां। अब उनका एक छोटा भाई, लेखिका का एक छोटा भाई हुआ वहां पे। तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा, ताई साहिबा कौन, नवाब साहब की बीवी। उन्होंने पिताजी से कहा, देवर साहब से कहो वो मेरा नेक ठीक करके रखे, वो मेरा नेक तैयार रखे, मैं नेक लूंगी। मैं शाम को आऊंगी। वे कपड़े वपड़े लेकर आई। हमारी माँ को वे दुल्हन कहती थी। कौन, नवाब साहब की बीवी, पत्नी उनकी। कहने लगी, दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होती वो अपनी माँ के कपड़े नहीं पहनते, नहीं तो 6 महीने तक ताई चाची पहनाती है। वो उसके लिए कपड़े लेके आई और बोला, मैं कपड़े, ये मेरी तरफ से पहनेगा, मेरे कपड़े मैं लाई हूं, जो मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूं। यह बड़ा सुंदर है, मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। अब उसने नाम क्या रखा, ताई ने, नवाब साहब की बीवी ने उसका नाम रखा लेखिका के भाई का मनमोहन। नाम क्या रखा, मनमोहन, मन को मोहने वाला।
वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। वही मनमोहन जिसका नाम उन्होंने रखा था वही गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। कहने का तात्पर्य है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने रख दिया। ताई साहिबा ने जो उसका नाम रखा वही शुरू से एंड तक उनका नाम चलता रहा। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, हिंदी उनके यहाँ भी बोली जाती थी, उर्दू भी चलती थी। यूं अपने घर में वे अवधी बोलते थे। वातावरण ऐसा था उस समय कि हम लोग बहुत निकट थे। आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे वह सपना ही था। आज वह सपना खो गया। आज वह सपना खो गया। शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती। तो बच्चों, चैप्टर हमने पढ़ लिया। कल हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो बच्चों, मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट अगले वीडियो के साथ। इसमें क्वेश्चन आंसर प्रश्न अभ्यास किए जाएंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।